कि मेंस में यूपीएससी चेक क्या करता है। सपोज जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 20 सवाल है, 20 सवाल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के थ्रू यूपीएससी चेक कर पा रहा है वेदर यू हैव द अंडरस्टैंडिंग और नॉट। वो जो सवाल पूछा है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप सवाल की लैंग्वेज समझ पा रहे हो, उसमें आपको लिखना क्या है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप तभी जब तक आप सवाल की जो उसकी डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड ही समझ नहीं पाओगे तो आंसर कैसे लिखोगे। फिर आता है एनालिसिस, उसको पढ़ा समझा, उसके बाद एनालाइज किया फॉर फ्यू सेकंड्स कि अब मैं इसमें कैसे लिखना है, क्या मेरा फ्रेमवर्क होना चाहिए। फिर है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो एक मैंने पहले ही इस चैनल पे वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको मेंस की तैयारी करनी कैसे है, हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसमें यू विल गेट द डिटेल्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप अपना इंट्रो देते हो। ठीक है, इंट्रो के बाद थोड़ा सा बता देती हो, अभी आप थोड़ा मेन बॉडी लिखोगे इसमें, मेन बॉडी के बाद में आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। ठीक है, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंट्रो में क्या लिखना है, मेंस में क्या लिखना है, कंक्लूजन या जो वे फॉरवर्ड आप लिखोगे ये उस टाइम पे नहीं आप फ्रेम करोगे। इसकी तैयारी आपने, कुछ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर चुके हैं वो ऑलरेडी अपना इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रख चुके हैं। बाई चांस ड्यू टू एनी मिस्टेक, ड्यू टू एनी रीज़न और एनी एक्सक्यूज अगर ये नहीं कर पाए हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, टॉपिक उठाओ, मेन टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आई टेल यू व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो उस हिसाब से आप अपना जो है शीट एक तैयार कर सकते हो जिसमें इंट्रो, क्योंकि ज़्यादा से 300 से 400 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो थीम बेस्ड अगर मैं बात करूँ तो अगर उसमें आप इंट्रो को कैसे लिख रहे हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे नहीं आपको देखना है, पहले से तैयार करके रखो कि सपोज अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मुझे इस तरीके से अपना इंट्रो देना ही है। ठीक है, फिर मैं जो है मेंस बॉडी में अब उसमें मुझे क्या, मैंने कोई कोट पढ़ी है, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है या कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है किसी स्कीम के थ्रू, किसी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, तो वो चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। फिर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप इंट्रो, कंक्लूजन, ये तो बिल्कुल जो थीम है, थीम के हिसाब से अच्छे से याद कर लो। मेंस में जो भी आपने कंटेंट जहां से पढ़ा है उसमें से कैसे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं दैट आई विल टेल यू। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पे केवल डेफिनेशन या स्टैटिक चीजें नहीं लिखनी है, आपको उसके साथ ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये चीज है। बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, 8 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो। ठीक है, उस 8 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसको समझना भी है, एनालाइज भी करना है, एंड देन विद इन, बचा कितना, 7 मिनट बचा, 7.5 मिनट बचा, 30 सेकंड में अगर उसको मैनेज कर सकते हो तो 7.5 मिनट में आपको 150 वर्ड्स और जो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 250 वर्ड्स। ठीक है, अब वहां गिनने तो नहीं बैठोगे, थोड़ा आगे पीछे तो होगा ही। ठीक है, कहीं कहीं हमको कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें थोड़ा ज्यादा आता है तो 1-2 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा भी लिखा जाएगा, तो ऊपर नीचे हो जाता है वर्ड्स में। तो ये चीज आपको इसका ध्यान रखना है। टाइम के हिसाब से 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं। ठीक है, तो कैसे, कई लोग 15 नंबर वालों को पहले करते हैं, 10 नंबर वालों को बाद में करते हैं, कई लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आपकी राइटिंग कैसी, आपकी स्पीड कैसी है, स्पीड पे काम करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। अब नए पीडीएफ्स मत पढ़ो। ठीक है, तो यूपीएससी बेसिकली ये चीजें देख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपका जब चेकर होगा वो कंपेयर करेगा कि तो उसमें जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मेहनत किया है, हो सकता है उसने लास्ट 6 महीने में इतना अच्छा कर लिया कि आप 2 साल से जो कर पा रहे हो आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की। मैटर नहीं करता आपने कितना कंटेंट पढ़ा, आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, दिन के कितने घंटे पढ़ते हो, नहीं, आप अल्टीमेटली पेपर में क्या दिखा रहे हो वो मैटर करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एक स्टूडेंट ए है, उसके पास 2000 पेजेस के नोट्स हैं, बना लिए उसने, अब वो रिवाइज करने बैठेगा। ठीक है, तो 2000 पेजेस का जिस हिसाब से उसने बनाए हैं, पहले कभी भी रिवाइज नहीं किया, पहली बार रिवाइज करने बैठेगा तो उसके लिए वो वैसा ही लगेगा जो उसने पहली बार पढ़ा था। अगेन यहाँ पुअर रिवीजन रहेगा उसका। अगर आपके पास सपोज जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उससे 1 या 2 दिन पहले की अगर हम बात करें, आपके पास 400 पेजेस हैं, आप इसको 6 बार रिवाइज कर सकते हो।
अगर आपने पहले अच्छे से नोट्स को अच्छे से अपना स्ट्रेटेजाइज करके बनाया है, तो शॉर्ट में लिखा है, तो समझ के लिखा है, तो आप इजीली उसको 6 बार रिवाइज कर लोगे। जो पहले पेपर से और दूसरे पेपर के बीच में जो गैप होता है ना, कई बार हमारे नोट्स इतने अच्छे क्रिस्प और शॉर्ट बन जाते हैं, पहले हम अगर कई बार रिवाइज कर चुके तो कि एग्जाम देने से पहले जाके भी आप उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो बल्कीनेस को अभी के लिए कम करो, 1 ही महीना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा खुद बताओ, हु स्कोर्स बेटर, जिसने 6 बार रिवाइज कर चुका है उसको डेटा इजीली याद आ जाएगा, उसने अपना पूरा स्ट्रेटेजाइज करके रखा है, अगर ये चीज आएगा तो इसमें मुझे ये डेटा लिखना है, ये आएगा तो मुझे यहाँ से डेटा उठाना है, ये कोट लिखनी है, ऐसे समझाना है, ये डायग्राम बनाना है, ये कंक्लूजन लिखना है, उसको भी उसने 6 बार रिवाइज कर लिया, तो वो इससे तो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। तो इसीलिए अभी के लिए रुक जाओ यहीं पे, कंटेंट के पीछे भागना छोड़ दो, जो है उसमें से कितना बेस्ट निकाल सकते हो वो एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पिलर्स, 3 पिलर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला पिलर है कंटेंट, तो इतना कंटेंट हो टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको कोई किताब नहीं लिखनी वहां पे बैठ के, 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखना है वहां पे, 150 से 250 वर्ड्स के बीच में। तो इतना कंटेंट लिखो कि तुमको वहां पे याद आ जाए, जिसको तुम प्रॉपरली आंसर के रूप में लिख सको। डोंट चेज परफेक्शन, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। जनरली क्या होता है कि कई बार लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम, तो उस समय क्या होता था कि जो कोई टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें तो जितना अच्छा आता है उतना लिख दो। अरे भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से ज़्यादा तुमको 8 मिल जाएगा, 8.5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, तुम 300 वर्ड भी लिख दोगे ना तो भी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए परफेक्शन की तरफ मत जाओ कि मुझे एक टॉपिक तो इतने अच्छे से आता है उस पर तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छा लिख के आऊँगा, पूरे नंबर तो तब भी नहीं मिलते, ठीक है। तो परफेक्शन की तरफ मत भागो, कोशिश ये करो कि वो 20 सवाल जो हैं तुम्हारे पूरे हो जाएं, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। तो मैं जो ये चीज सजेस्ट करूंगी, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, कि जो 15 नंबर के सवाल होते हैं उनको पहले खत्म कर लो और जो 10 नंबर वाले हैं उनको लास्ट के लिए रखो, ताकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो 10 वाले नंबर में अगर हम पहले लिखेंगे तो शुरू में टाइम ज्यादा होता है, तो हम ना अच्छा लिखने के चक्कर में आधे से ज्यादा टाइम वहां गंवा देते हैं। तो पहले जल्दी उसको 15 वाले को पूरा करो, खाली छोड़ने से बजाय आधा पेज भी लिखोगे, कुछ 1-1.5 नंबर तो मिलेगा, खाली छोड़ने से तो बेटर है। 15 को बाद में छोड़ देते तो फिर हम खुद ही पैनिक हो जाते हैं। 2-3 नंबर अगर तुम्हारे 15 नंबर वाले छूट गए तो यू आर आउट ऑफ द रेस, ये चीज समझ के चलना, यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। तो इस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए परफेक्शन निकाल दो दिमाग से, नहीं इसका ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, इस पे तो मैं बहुत ही सुंदर अच्छा लिख दूंगा, बिल्कुल नहीं। 2 की बात करते, पिलर 2 रिवीजन। कंटेंट तैयार कर लिया 400 पेज का, ठीक है, एक टॉपिक 1 पेज, इसीलिए 400 थीम्स हैं तो 400 पेज हो गया। अब उसमें तुम्हारा करंट वाला चीज भी आ जाएगा, स्टैटिक वाला भी आ जाएगा। वो करोगे कैसे, दैट आई विल टेल यू। रिवाइज करो जो नोट्स बनाए हैं, जैसे एक पूरा A4 शीट है, अगर पहले इसको जब बनाया होगा तब भी तो पढ़ाई होगा, उसके बाद में भी तो रिवीजन किया होगा, एक आध बार तो किया ही होगा, पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो। तो अभी भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एग्जाम से पहले 3 से 4 बार और पढ़ लो, तो वहां पे भूलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जो नोट है इसको ऐसा करो कि ऐसा बनना चाहिए कि 5 मिनट में पढ़ जाओ आगे पीछे का। अब यूं घंटे भर तक लेके बैठोगे तो 400 पेज भी नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कम टाइम में पढ़ने के लिए। PYQ को देखो, मेंस के PYQ को देखो कि अगर ये थीम है, इस थीम पे, तो असल में तो जब हम तैयारी शुरू करते तभी PYQ को देख लेते हैं, वहीं से तो हम थीम्स फिगर आउट करते हैं कि 10-15 सालों में इस टॉपिक से इतने सवाल आए तो ये हमारी मेजर थीम है। तो ये जो नोट्स बनाते हैं उस मेजर थीम के आसपास ही बनाते हैं। अब जो सवाल वहां पे पूछा जाता है उसको देख के फिर हम थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे कर देते हैं आंसर लिखने में। तो इसलिए मैंने बोला जो इंट्रोडक्शन है और जो तुम्हारा कंक्लूजन है वो सेम रहेगा थीम के हिसाब से। अंदर क्या करना है, मेंस में क्या करना है, मेन बॉडी में वो जो तुम क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर करते हो। करंट अफेयर्स, ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज अ स्टैटिक टॉपिक, लेकिन कहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। जैसे अभी जो ग्लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है चैनल पे। तो ग्लोकलाइजेशन होता क्या है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो लोकल चीज़ें होती है उसको ना ग्लोबल लेवल पे बनाया जाता है, उसको फेमस कर दिया जाता है। तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम बहुत पहले,
ठीक है, अब उसका रिजल्ट हमें आज अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो सत्तू के लड्डू हैं वो फेमस हो रहे हैं, वो चाइना में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये ग्लोबलाइजेशन का भी एग्जाम्पल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लड्डू बनाए जा रहे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज बना रही है, कोई कंपनी नहीं बना रही है, तो उनको रोजगार मिल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो जो 700 जो विमेन की बात मैं कर रही हूँ, वो यू हैव टू मेंशन दैट। तो वो क्या है, ये चीज करंट में रही है, तो करंट में आपको ऐसे मेंशन करना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर बात आती है कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फीजिबल है, बिना पैसा, बहुत पैसा खर्च किए, बिना नई टेक्नोलॉजी लगाए हुए, क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हो? तो ये आपका स्टैटिक वाली चीज़ होगी कि ये होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कब फ्रेमवर्क आया। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें या वैल्यू एडिशन की बात करें, तो अभी रिसेंटली इन वन ऑफ द वीडियो आई हैव एक्सप्लेन कि अभी अर्थ ग्लोबल अवार्ड मिला है 2026 का, जिसमें इंडिया के ही 3 बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट 16 साल के, जिन्होंने एक पाउडर बनाया है टैमरिन, वेस्ट टैमरिन से। वो क्या करता है, पानी के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और मैग्नेट से आप उसको जो इकट्ठा हो जाता है आसपास उसको इजीली बाहर निकाल सकते हो, और आपको क्लियर पानी मिलता है। दैट कैन बी consumed for different purposes, that can be utilized for different purpose, क्योंकि अभी माइक्रोप्लास्टिक इज अ ग्रेट चैलेंज टू एनवायरमेंट, इट इज कॉजिंग ग्रेट लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो वो आप कैसे कम करोगे, उस पर ध्यान देना है। तो दीज आर द थिंग्स। ये 2 एग्जाम्पल क्यों दिए मैंने, करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन के लिए, रिपीट मल्टीपल टाइम। ये पन्ना तैयार हो गया ना, अब अपना एक शेड्यूल बना लो। इस टाइम रिवाइज करना है, इस टाइम आंसर लिखना है, और इस टाइम जो उस आंसर में कुछ कमी रह गई है उसको चेक करना है, फिर से जो मैंने थीम पे बेस्ड वो एक नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है। क्लियर? आगे देखते हैं। आंसर राइटिंग डेली डेली करनी है, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में जब पेन से आप लिखते हो ना, तो ये जो चीज़ें होती है ये बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है, उंगलियों में बहुत दर्द होता है। यू कांट राइट प्रॉपरली अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। ठीक है, तो वैसे इस टाइम पे तो एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग, लेकिन फिर भी तुमको लग रहा है कि तुम्हारा उतना नहीं हुआ है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अभी भी टाइम है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, डेली के 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फोकस किस पे करोगे, इंट्रोडक्शन पे, बॉडी पे, कंक्लूजन पे, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए। ठीक है, कोई रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में अगर इंडिया की बात है तो कोई पर्टिकुलर उसकी रैंक दी गई है, आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, आपका बजट होता है, यूनियन बजट आता है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है, क्या उसका पर्पस है, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से निकालने की होती हैं। ठीक है, तो वो आप जब भी थीम, जैसे सपोज ये जो मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला बताया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आप ऑलरेडी अपना एक आंसर तैयार कर चुके हो। करंट में जो चीज़ हुई है, अब उस थीम पे जाओ, वो शीट निकालो GS1 वाले उसमें से। वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप नोट्स बनाते हो या जो UPSC मेंस की आंसर राइटिंग होती है, तो उसमें इतना गैप होता है, तो इसलिए जब हम नोट्स भी जब मैं बनवाती हूँ तो आई यूजुअली मेक देम लीव द स्पेस। अब इस स्पेस को छोड़ के अब तुमको कोई नई चीज़ मिली, जैसे 700 वुमेन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग दोज सत्तू लड्डू। ठीक है, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करो। बलिया डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो, उत्तर प्रदेश का नाम लिखो, किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। दिस इज द कंटेंट एनरिचमेंट, दिस इज द वैल्यू एडिशन। तो इससे क्या हुआ, करंट का तुमने जोड़ दिया उसमें, और तुम्हारा साथ ही साथ रिवाइज भी हो गया। तो कल को अगर तुम 2-3 दिन बाद भी अगर इस पे आंसर लिखोगे तो तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे, तुमको चीज़ें याद आ जाएंगी। रिवाइज करने का क्या पर्पज़ है कि आंसर लिखने के बाद देखो कि मैं कहाँ फंस रहा था, मैं 8 मिनट में लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। फिर से थीम वाली शीट पे जाओ, उस शीट को उठाओ, देखो मैं कौन सी चीज़ भूल रहा हूँ, उसको कर लो, फिर कलर हाईलाइट कर लो। ठीक है, या तो रेड पेन से अंडरलाइन कर लो कि ये मैं भूल रहा हूँ, इसको मुझे सुबह उठ के जल्दी रिवाइज करना है या सोने से पहले रिवाइज करना है, ताकि जब अगली बार अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे एग्जाम में नहीं भूलना है। दिस इज हाउ यू रिटेन द वैल्यू एडिशन पॉइंट, दिस इज हाउ यू एड ऑन डू द वैल्यू एनरिचमेंट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये फॉडर की तरह काम करते हैं। अब डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जब आप सो के उठते हो माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन रिवीजन 2-3 जितना भी घंटा है, क्योंकि उस टाइम तो देखो लास्ट मंथ आ रहा है, तो अब तो 12 से 13 घंटे निकालने ही पड़ेंगे एनी हाउ, अगर आपको वो 400-500 पेज जो बनाए हैं कंटेंट के वो रिवाइज करने हैं। उठना ही पड़ेगा, 12 से 13 घंटे का शेड्यूल बना के रखो, बीच में प्रॉपर रेस्ट लो। ठीक है,
क्योंकि सोओगे नहीं प्रॉपर, माइंड फ्रेश नहीं होगा तो चीजें रिटेन नहीं हो पाएंगी और अल्टीमेटली जिस दिन के लिए तुम इतने समय से तैयारी कर रहे हो वहां फेल हो जाओगे। तो हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए, स्लीप पे भी ध्यान दिया जाए और रिवीजन पे भी ध्यान दिया जाए। तो पढ़ लिए, सुबह के 4-5 घंटे रिवीजन में निकाल लिए, बीच में ब्रेक दे दे के। आफ्टर एवरी 45 मिनट्स आई रेकमेंड यू शुड टेक 5 से 7 मिनट का रेस्ट, 5 से 10 मिनट का रेस्ट, थोड़ा घूम लो इधर उधर, ठीक है। टेक ब्रेक व्हेन यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, तो रिवीजन के बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट निकल गए, उसके बाद देन स्टडी फॉर 50 मिनट्स अगेन। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके, एक साथ 3 घंटे की सिटिंग मत करो, थोड़ा सा, उससे बॉडी भी वो एक्टिव रहती है, क्योंकि 3 घंटे की सिटिंग अल्टीमेटली आपको वहां पे करनी है, तो पहले ही बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वहां परफॉर्मेंस के लिए जो इतना समय दिया है उसके लिए ये टाइम है अपने आप को एग्जाम के हिसाब से ढालने का, राइट। सेट योर स्लीप साइकिल, रात में सो, सुबह जल्दी उठो। तो अभी तक जो हम करते थे रात रात भर पढ़ रहे थे, वैसे जनरली बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं रात भर पढ़ते हैं एंड देन सुबह के टाइम सोते हैं, नहीं। 1 महीना है, अपने आप को एग्जाम के हिसाब से सेट करो। एग्जाम आपके सुबह की शिफ्ट में होगा, दोपहर की शिफ्ट में होगा, तो अगर अभी दिन में सोने की आदत डालोगे वहां नहीं लिख पाओगे आंसर्स। तो अपनी बॉडी की जो स्लीप वेक साइकिल है उसको एडजस्ट करो, खाने पीने पे ध्यान दो, सुबह उठो, रिवाइज करो, दिन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिन में आंसर राइटिंग करो, इवनिंग में करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, क्योंकि जो आपके डायनामिक टॉपिक है, जैसे हम GS3 की अगर बात कर रहे हैं तो GS3 में आपको डायनामिक मिलेंगे, एनवायरमेंट वाला हो गया, इकोनॉमी वाला हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तो इनसे ये करंट अफेयर्स को रिवाइज करके रखो, रात में थोड़ा PYQs पे नजर मार लो, क्वेश्चन रहता है ना दिमाग में, तो थोड़ा थीम भी अच्छे से रिकॉल हो जाती है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया था तो मुझे ये वाली थीम, तो PYQs देख लोगे। अब जब अगले दिन सुबह उठोगे तो वो PYQ किस थीम पे थे वो अपने शीट्स निकालो, नोट्स निकालो, उनको रिवाइज करो। रिवाइज हो गया, अब फिर से जो भी तुमने टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन की, लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पहले यूजुअली हम लेके ही चलते, क्योंकि हमारी जब भी हम किसी तैयारी में जाते हैं ना तो सबसे पहले हम क्या 50 बुक रख लेंगे, 3-4 जगह की टेस्ट सीरीज ले लेंगे, 100 जगह से PYQs उठा लेंगे। सोर्सेज को इतना हमने वाइड कर दिया, इतना ब्रॉड कर दिया, एक तो हर जगह रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। तो मेरी तो शुरू से यही एम्फेसिस रहा है जब से आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, कि भैया बच्चों को ये बताना कि कंटेंट पे इतना मत भागो, PYQ से देख के जरूरत की चीजें निकालो एंड उनमें अच्छे से इन्वेस्ट कर दो अपने टाइम को, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। रिवीजन इज द की, बिना रिवीजन के पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, नो मैटर 10 किताबें पढ़ ली हो तो, क्योंकि उन 10 किताबों को, कंटेंट को निकाल के वहां पे प्रोड्यूस करना एग्जाम में इज द नीड, इज द रिक्वायरमेंट। नोबडी विल आस्क यू कितनी किताबें पढ़ ली एक टॉपिक के लिए, नहीं, मुझे बस क्या है, काम की चीजें ही तो लिखनी है उसमें से। तो अगर मुझे एक जगह से काम की चीजें मिल रही हैं, अभी आजकल हम क्या, अब हड़बड़ाहट में हम करेंगे, हमने अगर पहले नहीं किया तो अब हम करेंगे, अरे यार इसका तो मुझे डेटा नहीं समझ आ रहा है, इसमें क्या करूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरे पास ये वाली मैगजीन को भी पूरा करना है, उतने में टेलीग्राम पे एक नई PDF पॉपअप हो जाएगी, अच्छा इसको भी तो खोल के देख लो शायद कुछ काम का मिल जाए, उसके चक्कर में जो भी हम रिवाइज करें तो उसको छोड़ देंगे। फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाएगी, कोई आप थोड़ा उसमें चले गए, बच्चों की बातों में चले गए, तो अरे यार ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, और पैनिक हो जाओगे, तो आगे आने वाले 3-4 दिन वैसे बर्बाद कर दोगे। तो अभी कोशिश करो टेलीग्राम पे जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा सा साइड हो जाओ, अभी जितना पढ़ चुके हो बस उसको, कंटेंट को कैसे करना है उस पर ध्यान दो, कि मैं अच्छा कंटेंट कैसे निकाल लूँ इसमें से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQ उसको देखो, PYQ उसके बेसिस पे सुबह उठोगे तो उससे रिलेटेड कंटेंट को रिवाइज करो, और जो तुमने पहले से सीरीज ज्वाइन कर रखी है क्वेश्चंस निकालो, प्रैक्टिस करो उसका, फिर देखो मॉडल आंसर, ठीक है। और मॉडल आंसर में ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि मैंने जो अपने नोट्स बनाए उसमें से मैं इसमें से क्या ऐड कर लूँ, क्योंकि जब भी कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन हम करते हैं तो वो यूजुअली दे गो थ्रू ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ऑल द नेसेसरी मैगजीन्स, उसमें से छोटा छोटा डेटा निकाल के तुम्हारा 80% काम तो जहाँ से तुम कोचिंग ले रहे हो, जहाँ से तैयारी करो वही कर देते हैं। तुम्हारा जो 20% वाला काम है वो प्रैक्टिस का है, रिवीजन का है, और जो कोई नई चीज़ बताई जा रही है उसको एनरिच करने का है। 80% तो तुमको क्या कहते हैं, रिलैक्स किया ही जा रहा है, जो भी तुम्हारा सोर्स है पढ़ने का, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम पे अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई मत करो। तो ये था मेन, कि अभी 1 महीना 21 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत लोग इस सिचुएशन में होंगे कि कैसे करें, क्या करें, कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे बिल्कुल ही और परफॉर्मेंस खराब हो जाए, कहीं लास्ट तक आते आते ये हो जाए नहीं शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो यू आर लाइक लकी इनफ ऑफ दोज
13,000 12,000 स्टूडेंट जिनको ये मौका मिला है लिखने का। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद आपसे भी बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट क्रैक द प्रीलिम्स, तो वो शायद दोबारा से अगली सेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एंड यू हैव गॉट दिस चांस। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहनी चाहिए अपने पैनिक से, स्ट्रेस से, पीयर प्रेशर से अपने आप को दूर करके जो टारगेट है, सिर्फ अभी अपने टारगेट पे नज़र रखो और उस पर काम करो। अभी तो ये मैंने आपको मेन वो चीज़ बताई गई है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि GS 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से कौन कौन सी कॉमन थीम्स हैं, इन पे अच्छे से आंसर तैयार कर लो। कौन कौन सी चीज़ न्यूज़ में रही है, इससे सवाल आएगा कि नहीं, कैसे उसमें कंटेंट एनरिचमेंट करना है। बीच बीच में हम लोग लाइक ऑन दिस आई विल मेक द वीडियोज़, आपको कोर्ट से रिलेटेड, आपको डेटा से रिलेटेड, आपको रिपोर्ट से रिलेटेड, कौन सी नई रिपोर्ट आई, कौन से टॉपिक में आप वहाँ से कोट कर सकते हो, किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कुछ किया है, या फिर अभी रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग वेरियस लाइक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ही इज़ विजिटिंग सो मैनी कंट्रीज़। वहाँ पे क्या डील्स हुई हैं, किस डील को आप कहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, किस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ हम आगे आगे जो है वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो वीडियोज़ मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपना प्रेशियस टाइम निकाल के इनको देखो, नहीं, जब बोर हो रहे हो, जब यूँ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, या फिर जब लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, थोड़ा वॉक भी अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज का रूटीन लेके आओ इस टाइम पे। 1 महीना है, 1 महीने में थोड़ा सा अपनी बॉडी पे भी काम करने की वो करो, तभी वहाँ पे आपका एंडोरेंस बन पाएगा, वो स्ट्रेंथ बन पाएगी, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा जब आप आंसर वगैरह लिखेंगे तो। ठीक है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि इतने वाइड सिलेबस को कैसे छोटा करके उसको रिवाइज करना। असल में मेंस का जो टाइम होता है ना 2-3 महीने का, वो केवल रिवीजन का होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रीलिम से 3 महीने पहले तक अपना मेंस का, ऑप्शनल का सारा कंप्लीट कर लो, ताकि जो नोट्स बनाए हो वो इन 3 महीनों में अच्छे से आप रिवाइज कर सको। पर हम इस चीज़ को नहीं समझते, हम लोग वेट करते हैं कि जब मेरा प्रीलिम्स का जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, अगर मेरा रोल नंबर उसमें आ गया, उस दिन से आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। हम बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये नहीं करनी, और अब तक करते भी, अब जो हो गया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। जो 1 महीना बचा है उसमें कैसे एफिशिएंटली चीज़ों को निकाल के ला सकते हो, तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट। ठीक है, कंटेंट एनरिचमेंट में वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी, वैल्यू एडिशन से ही आपके नंबर बढ़ेंगे। स्टैटिक तो सबने पढ़ा है, सोर्सेज आर सेम। ठीक है, तो कंटेंट एनरिचमेंट, वैल्यू एडिशन पे, प्रैक्टिस पे, इन सब पे ध्यान देना है। तो इस चीज़ को भूलना मत, इन वीडियोस वगैरह में फालतू टाइम मत वेस्ट करो। मैं फिर से यही बोलूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड ऑल दीज यूट्यूब एंड ऑल। जब फ्री हो काम की चीज़ देखो, कि उस अगर मैंने 10 मिनट की वीडियो देखी ना, तो उसमें से भी मैंने अपना 1.5-2 नंबर का काम निकाल लिया, उसको नोट डाउन कर लो और रिवाइज कर लो। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे जो वीडियो डालेंगे कौन कौन सी थीम्स है उसको ज़रूर एक बार देख लेना, वो भी थोड़ी सी आधे घंटे या 40 मिनट्स की बनेगी, तो उसमें यह है कि तुमको थीम्स बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन या कंटेंट एनरिचमेंट वाली चीज़ आएंगी वो तो 1-1, 2-2 मिनट की होंगी, तो वो तो तुम खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे देख सकते हो, और बिलीव मी वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का काम होगा। फालतू का टाइम भी खर्च नहीं होगा, और तुम जो इतने समय से पढ़ रहे हो या 40-50 मिनट पढ़ने के बाद में बीच में जो ब्रेक लिया है, तो वो ब्रेक तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। उसमें से काम की चीज़ें निकाल के लेके आऊंगी, तो हर क्वेश्चन में ये है कि तुम्हारा आधा एक नंबर बढ़ने के चांसेस होंगे। और कई कई चीज़ें तो ऐसी होती है वैल्यू एडिशन वाली, वो तुम्हारी एक से ज़्यादा जगह पे काम आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो वाला वीडियो मैं देखते हैं आज या कल में बना के आई विल अपलोड इट, तो वो तुम्हारे लिए बहुत काम का होगा। तो बस लास्ट में यही बोलूँगी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उस परेशानी की वजह से आगे आने वाला टाइम मत ख़राब कर देना। जो पीछे हो गया वो हो गया, लेट इट बी, ठीक है। उस पर मत रो, आगे जो समय आ रहा है उसको अच्छे से वो करो, ठीक है। तो होपफुली ये स्ट्रैटेजी तुमको काम आएगी। अगर जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगला वाला ज़रूर देखना, उसमें तुमको थीम्स पता चल जाएंगी, फिर उसी को टाइम के हिसाब से अपना जो है रिवाइज करना, ठीक। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको काम आई हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।